हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आज नया अध्याय आरंभ करने जाएंगे और देखते हैं टॉपिक क्या रहेगा भाई। टॉपिक रहेगा भाई आज मैंने आहुति बनकर देखा। जी हाँ बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो रहा है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ये दो पार्ट में ये कविता डिवाइड है। पहला है मैंने आहुति बनकर देखा और दूसरा हिरोशिमा, जिसके रचनाकार हैं, इसके कवि हैं कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब यहाँ पर आता है कि भाई अज्ञेय यानी कि इतना लंबा चौड़ा नाम, तो भाई इनको शॉर्ट में अज्ञेय बोला जाता है। कवि को शॉर्ट में अज्ञेय बोला जाता है। बट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है। तो अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है, लोग अक्सर अटक जाते हैं। अज्ञेय तो पता होता है बट इनके वास्तविक नाम से लोग अपरिचित रहते हैं। तो भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। लोगों को नाम लेने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा देर लगती है, तो अज्ञेय शॉर्ट में इनको अज्ञेय बोला जाता है। तो आइए देखते हैं कि भाई इस पार्ट में अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे। आज सबसे पहले करेंगे कवि का जीवन परिचय। अक्सर हम लोग स्टार्टिंग में हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है, पार्ट जब करते हैं इससे पहले हम लोग आपको कवि के जीवन परिचय से रूबरू कराते हैं। यानी कि एग्ज़ाम में एक जीवनी आती है, 100% एक जीवनी आती है। एक क्वेश्चन आएगा जीवनी के रूप में, चाहे वो गद्यखंड से हो या पद्यखंड से हो। गद्यांश से लेखक और लेखिका, कवि और कवित्री आते हैं पद्यखंड से, यानी कि काव्यांश की तरफ से। तो गद्यखंड पद्यखंड कहीं से भी किसी भी कवि कवित्री लेखक और लेखिका के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। इसलिए हम लोग जीवनी के रूप में आपको सबसे पहले कवि का परिचय, लेखक का परिचय, कवित्री का परिचय, लेखिका का परिचय करवाते हैं। क्लियर? तो जितना जरूरी पार्ट होता है उतना ही जरूरी लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री का होता है जीवन परिचय। क्लियर हो गया? इसके बाद एक प्रश्न और आता है, वो भी 100% संदर्भ सहित व्याख्या करो। इसका भी 100% एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा परीक्षा में। क्लियर है? कभी कभी तो दो आ जाते हैं, अथवा में दे दिया जाता है। तो ये जो भी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं 100% एग्जाम के अंदर आते हैं, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? तो इसलिए फटाफट से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से कभी पीछे मत रहो। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास इतना ज़रूरी है कि कहते नहीं है कि भाई अगर आपको कोई चीज़ आ रही है और आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उस काम में निपुण हो जाओगे, दक्षता हासिल कर लोगे। क्लियर है? और अगर आप कहोगे जी हम तो सब जानते हैं, अरे ये हमें तो आता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना इंसान को जो है गर्त में लेकर चला जाता है। आती हुई चीज़ें भी आप एग्ज़ाम में कर नहीं आते, तो अक्सर लोगों के साथ होता है नहीं होता है। इसीलिए ब्रिलियंट स्टूडेंट में एक साधारण स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या करता है? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। क्लियर? तो आपको भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने का मौका मिल रहा है। कोई क्लास देखा करो, कोई वीडियो देखा करो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा करो। तो एक गांठ बांध लो कि पेन और कॉपी मेरे हाथ में होगा। पेन और कॉपी अगर आपके हाथ में होगा, आपको बनाने को मौका मिलेगा किसका? नोट्स का। ये नोट्स आपको एग्ज़ाम में बड़े काम आते हैं। एग्ज़ाम में बड़े काम आते हैं ये नोट्स। क्लियर? एग्ज़ाम में आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाते, लेकिन आप एग्ज़ाम के अंदर नोट्स पढ़कर जो आप हैं अच्छी तैयारी जो है वो कर सकते हो। क्लियर हो गया? अक्सर देखा गया है जो बच्चे कहते हैं जी हमें याद नहीं होता। आप अक्सर उन बच्चों को अगर आप लिखकर अगर पढ़ने की आदत डालोगे, लिखकर पढ़ने की ऐसा बच्चा अगर कोशिश करेगा तो लिखकर चीज़ें जल्दी याद होती हैं, क्योंकि लिखने से चीज़ें हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाके सेव हो जाती हैं। हम उनको याद करते हैं और वो हमें हमेशा के लिए याद रहती है। अक्सर अपने दादा दादी को हम देखते हैं ना, कहते हैं जी ये चैप्टर, ये कविता हमने 5वीं क्लास में पढ़ी थी और 70 साल की उम्र में उनको याद है। सोचो। क्लियर? तो लिखकर पढ़ने की आदत डालो, लिखने की आदत डालो। लिखने से सुंदरता आती है लिखावट में, लिखने से स्पीड बनती है और हमारा मकसद है आपकी स्पीड बनाना, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ कर आए। अक्सर देखा गया है लोग कहते हैं हमको
आता था लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाए, समय नहीं था। क्लियर? तो आपने क्या करना है, आपने स्पीड बनानी है, क्योंकि आज आपने अपनी स्पीड नहीं बनाई तो आगे चलकर कंपटीशन जब की तैयारी करोगे, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? तो आज अभी ये आदत डालो ताकि आपको इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। दूसरा काम करो, फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि और लोगों की मदद हो सके, है ना। आपकी तरफ बहुत से विद्यार्थी हैं जो बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो उन तक ये मैसेज पहुंचा दो, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो ताकि उनका भला हो जाए। चलो भाई चलते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 में। क्लियर है? 1911 यानी 1911 के अंदर इनका जन्म होता है। इनके जो पिता हैं, इनके पिता हैं पंडित हीरानंद शास्त्री। क्लियर? ये कहाँ? पंजाब के करतारपुर के निवासी थे, जो कि आज की डेट में जालंधर का जिला है पंजाब के अंदर। क्लियर? तो ये वहाँ के निवासी थे और वत्स गोत्री जो है वो सारस्वत ब्राह्मण थे। क्लियर हो गया? अज्ञे का जीवन एवं व्यक्तित्व बचपन से ही अंतर्मुखी एवं आत्म केंद्रित होने लगा था, यानी कि अंतर्मुखी प्रतिभा के ये धनी थे और भारत की स्वाधीनता की लड़ाई एवं क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 4 वर्षों तक जेल में तथा 2 वर्षों तक घर में नज़रबंद करके रखा गया था। यानी कि इस बालक के अंदर, यानी कि इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है उनमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये क्रांतिकारी विचारधाराओं के थे, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया करते थे और अंग्रेजों की नज़र में ये चढ़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि उनको 4 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। 4 साल तक जेल की यात्रा की, जेल में रहे और भैया 2 साल तक ये नज़रबंद रहे। नज़रबंद का मतलब होता है अपने ही घर में कैद, ना आ सकते ना जा सकते। ये भी एक तरह की जेल होती है, बट इसमें थोड़ी सी सहूलियत ये होती है कि आप जेल में ना होकर अपने ही घर में होते हो। क्लियर हो गया? तो नज़रबंद रहे 2 साल तक, 4 साल जेल में रहे। इन्होंने बीएससी करने के बाद अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत का गहन स्वाध्याय, है ना, स्वयं से इन्होंने अध्ययन किया। और भाई इसके बाद सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक का संपादन किया। इन्होंने समाचार साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में जो एक बार प्रकाशित होता है, दिनमान और नया भारती पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया। तत्कालीन प्रगतिवादी काव्य का ही एक रूप है प्रयोगवाद, उसका काव्यांदोलन के रूप में प्रतिफलित हुआ और इसका प्रवर्तन 4 सप्तक के माध्यम से अज्ञे ने किया। 4 सप्तक की भूमिका इस नए आंदोलन का घोषणा पत्र सिद्ध हुई। क्लियर? और हिंदी के इस महान विभूति का स्वर्गवास 4 अप्रैल 1987 को हो गया। तो भाई जन्म का वर्ष याद रखना और मृत्यु का भी वर्ष याद रखना। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा कि किस कवि की मृत्यु कब हुई थी और किस कवि का जन्म कब हुआ था। लेखक, लेखिका, कवि, कवित्रु, इनके जन्म के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में आपको सर्वविदित होना चाहिए। इसके बाद और आगे लेके चलते हैं साहित्यिक गतिविधियां, है ना। प्रयोगशील नूतन परंपरा के ध्वजवाहक होने के साथ साथ अपने पीछे अनेक कवियों को लेकर चलते थे। यानी कि इनका जो काम करने का जो तरीका था, इनके जो लेखन था, इनका जो काव्यांश लेखन का जो तरीका था, वो सबको साथ लेकर चलने वाला था। यानी कि सबका साथ, सबका विकास, है ना। तो सबको साथ लेकर चला करते थे, जो उन्हीं के समान नवीन विषयों एवं नवीन विषयों के समर्थक हो, यानी कि जो उनकी सोच से मैच करते हो। अगर सपोज करिए आपकी विचारों से लोग अगर सहमत हैं तो आप उनके प्रिय हो सकते हो, आप उनके आप उनके प्रिय हो सकते हो, आपके वो प्रिय हो सकते हैं। तो यानी कि जब समान विचारधारा के लोग मिलते हैं तो उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है ना। क्लियर होगा? तो ऐसे ही अपने समकक्ष जो कवि थे, यानी कि जो इनके विचारों से जो इनको विचारों को अच्छा मानते थे, सही मानते थे, तो सभी को इन्होंने साथ लिया और एक जो राह पर चलते हुए नवीन विषयों पर इन्होंने शोध करना चालू किया और हमेशा प्रयोगवादी विचारधारा के थे और प्रयोग करने में तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। अज्ञे उन रचनाकारों में से हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया, नया सम्मान दिया, नया गौरव प्रदान किया।
हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय अज्ञेय को जाता है। हिंदी साहित्य को आधुनिकता के दौर में लेकर जाने का जो श्रेय जाता है वो अज्ञेय को जाता है। क्लियर? अज्ञेय का कवि, साहित्यकार, गद्यकार, संपादक, पत्रकार सभी रूपों में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा नहीं है कि केवल एक काव्यांश लिखा करते थे, ये गद्य में भी रचना किया करते थे। क्लियर? तो कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, गद्यकार के रूप में, संपादक के रूप में भी अपनी भूमिका में थे, संपादक की भूमिका में भी रहे हैं, पत्रकार की भूमिका में भी रहे हैं। सभी रूपों में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है इन्होंने, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हिंदी साहित्य के अंदर। बात अगर कृतियों की करी जाए तो भाई अज्ञेय ने साहित्य के गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लेखन किया है, यानी कि इन्होंने गद्य विधा में भी लिखा है और पद्य विधा में भी लिखा है। क्लियर? कविता संग्रह की पहले बात करते हैं तो भाई भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर छड़वर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के द्वार पार द्वार, कितनी नामों में कितनी बार, अरे ओ करुणा में प्रभा में। अंग्रेजी काव्य कृति थी इनकी प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। निबंध संग्रह इनका सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, लिख कागज कोरे आदि, ये इनका निबंध संग्रह है। आलोचना हिंदी साहित्य की अगर बात करी जाए तो वही एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु आदि इनकी आलोचना रही है। और उपन्यास की बात करी जाए तो शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। बात कहानी संग्रह की करी जाए, बात कहानी संग्रह की करें तो थगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप, अमर वल्लरी आदि इनके कहानी संग्रह बहुत प्रचलित हुए, फेमस हुए। यात्रा साहित्य की करें तो अरे यारावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। क्लियर? हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो बड़ा ही विशिष्ट स्थान रखते हैं अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी ने ही कविता के कर्णधार माने जाते थे, सूत्रधार माने जाते थे। प्रयोगवाद के अग्रदूत कहते हैं कि वो माने जाते थे, और ये प्रत्यक्ष तथा यथावत चित्रण करने वाले सर्वप्रथम साहित्यकार थे। ऐसा करने वाले ये प्रथम साहित्यकार थे, और देश और समाज के प्रति इनके मन में अपार वेदना थी। देश प्रेम जो था वो कूट कूट के भरा हुआ था। समाज की विसंगतियों को किस तरीके से दूर किया जाए, समाज में फैले हुए तमाम कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास में इनका जो योगदान होता था ये बहुत ही अविस्मरणीय रहा है। नई कविता के जनक के रूप में इन्हें सदा याद किया जाता रहेगा। क्लियर? तो ये कवि का जीवन परिचय है। एग्जाम के अंदर जीवनी के रूप में अगर आए तो अज्ञेय जी के बारे में जरूर लिखना। क्लियर? हेडिंग बना के लिखना। अब चलते हैं पाठ की व्याख्या की तरफ। तो भाई संदर्भ सहित व्याख्या 100% एक क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना। क्लियर है? आइए कविता करते हैं, कविता पाठ करते हैं, फिर करेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। तो मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूं भाई, मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूं जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वह पढ़कर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं कब कहता हूं या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पै मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जाने, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे भाई, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत कविता, कुछ भी लिख सकते हो। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है। यानी कि इसमें पाठ का नाम भी आ गया और इसके अंदर क्या कवि का नाम भी आ गया। तो संदर्भ में लिखा, प्रसंग में पंक्तियां क्या कह रही हैं, तो भैया मनुष्य जीवन की सार्थकता बताते हुए कवि स्पष्ट कर रहा है कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा दूसरों की पीड़ा हरकर उसमें प्रेम का बीज बोने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जीवन जीता है। व्यक्ति के अंदर मर्म होना चाहिए, है ना, दूसरे के दर्द को समझने की उनके अंदर इच्छा होनी चाहिए।
है ना। जब एक मनुष्य दूसरे के दुख को, दर्द को सहनता है, समझता है, वही सही मायने में एक मनुष्य होता है। क्लियर है। और ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक जीवन जीता है। अब व्याख्या में कवि स्पष्ट कर रहा है कि भैया वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का आकांक्षी नहीं है। भाई जीवन है तो कष्ट भी है, सुख और दुख ये तो पैरेलल है, जिंदगी के दो पहिए हैं, सुख और दुख। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जीवन में, आपने देखा होगा, जिसके जीवन में कोई दुख ना आया हो। अगर खुशी है तो कहीं गम है, गम है तो कहीं खुशी है। तो वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कष्टों से छुटकारा पाने का आकांक्षी हूं मैं। भैया वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके जीवन में सूखा रेगिस्तान नंदन कानन अर्थात देवताओं के वन के समान सदैव खिले रहने वाले पुष्पों से महक उठे। यानी कि वो ऐसा नहीं चाहता। कभी अपने जीवन को स्पष्ट करना चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि भैया कष्टों से छुटकारा पाने का आकांक्षी हूँ, यानी कि मेरे जीवन में कोई कष्ट ही कष्ट ना हो, है ना, खुशी हो, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। भाई उसके जीवन में सुकर देवताओं के वन के समान सदैव खिले रहने वाले पुष्पों से महक उठे, यानी कि खुशियाँ ही हो उसके जीवन में, बल्कि वह तो अपने जीवन में दुखों एवं कष्टों का आकांक्षी है। अरे सुख है तो दुख भी तो होना चाहिए, तभी तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्लियर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। क्लियर। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं, सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। क्लियर हो गया। सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, ये पैरेलल चलते रहते हैं। क्लियर है। अब कवि का मानना है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उपवन के तुच्छ फल में परिवर्तित हो जाने में नहीं, वरन अपने कठोरपन एवं नुकीलेपन में निहित है। क्लियर हो गया। कांटे की श्रेष्ठता किसमें है? कांटे की श्रेष्ठता भैया उपवन के तुच्छ छोटे से हल्के से फल में परिवर्तित नहीं हो जाने में नहीं है, बल्कि अपने कठोरपन में है, नुकीलेपन में। कांटा जितना नुकीला होगा उसकी श्रेष्ठता का पैमाना उतना ही श्रेष्ठ होगा। भाई उसी प्रकार जीवन की सार्थकता संघर्ष और दुखों में से लड़ने में है। भैया अगर दुखों से लड़ने की हिम्मत और हौसला, अगर जज्बा आपके अंदर है, तो आपका जीवन, आप जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंचोगे जाकर जहां शायद ही कोई पहुंच पाए। तो दुखों से लड़ने की जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होता है, उससे जो व्यक्ति है ना, वो धैर्यवान बनता है, बलवान बनता है, शक्तिशाली बनता है। तो संघर्ष और दुखों से लड़ने में यह है जीवन की सार्थकता। कवि कहता है कि उसने कभी ऐसी चाह नहीं की कि भाई युद्ध भूमि से बिना कोई चोट खाए लौट आए। ऐसी कभी चाह नहीं है कि युद्ध भूमि में गए हों और खरोंच तक ना आई हो, है ना। बात समझ में आ गई। युद्ध भूमि में गए हो तो भैया 10 लोगों को अगर मार के आए हो तो कहीं घाव का निशान तुम्हारे शरीर पर भी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि युद्ध में, है ना, संघर्ष करके आए हो, लड़ कर आए हो, जूझ कर आए हो। क्लियर। क्योंकि भाई रण में खाई चोटें तो योद्धा का संगार होती हैं। क्लियर हो गया। पता कैसे चलेगा कि भैया युद्ध भूमि में लड़ कर आए हो, है ना। अगर साफ सुथरे आए हो, कपड़े बिल्कुल, है ना, किसी दंगल में जाना, कभी देखा है आपने किसी उस योद्धा को कि उसके कपड़े खराब ना हुए हों, उसके तन बदन पर मिट्टी ना लगी हो, है ना। असली योद्धा तो वही होता है ना, जिसकी धोती में मिट्टी लगी हो, जिसके शरीर में मिट्टी लगी हो, तभी तो पता चलता है पहलवानी करके आया है ना, दुश्मन को पछाड़ कर आया है। कभी सदैव अपने प्यार का प्रतिफल भी नहीं चाहता और ना ही वह विश्व विजेता बनना चाहता है। वो ऐसा भी नहीं चाहता कि वो विश्व विजेता बन जाए। वह दुनिया के वैभव और सुविधाओं का भी आकांक्षी नहीं है, सुख सुविधाओं का कोई आकांक्षी नहीं है। क्लियर है। कभी अपने जीवन में इतना महान भी नहीं बनना चाहता कि लोग हमेशा उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखें। वो इतना महान भी बनना नहीं चाहता कि हर कोई व्यक्ति जो है आदर और श्रद्धा से उसके सामने नतमस्तक होता हुआ नजर आए, लोग उसे सम्मान और आदर के भाव से निहारें। वह यह भी नहीं चाहता कि उसके जीवन का मार्ग हमेशा प्रशस्त रहे, अर्थात उसके द्वारा किए गए कार्यों की सदा प्रशंसा ही हो, यानी कि कोई आलोचना ही ना करे, है ना। अगर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो आपके कटु आलोचक भी होने चाहिए। क्लियर हो गया।
बात समझ में आ गई भाई? उसे आलोचना न सहनी पड़े, हमेशा, है ना। पुराने ज़माने में हुआ करते थे राजा महाराजाओं के दरबार में इस तरीके से चाटुकारिता करने वाले कवि हुआ करते, तो इस तरीके से श्रृंगार रस में जो है कविताएं गाया करते थे, वीर शौर की गाथाएं गा गा के सुनाया करते थे, राजा प्रसन्न हो जाया करते थे। क्यों? राजा का अच्छा ही बता रहा है। कहते थे भैया इनको 100 असरफियाँ स्वर्ण मुद्राएं इनको भेंट कर दी जाएं। राजा की जब तक आप उसकी आलोचना नहीं करोगे तब तक उसको अच्छे और बुरे का कैसे ज्ञान होगा, बताइए? क्लियर? तो हमेशा अच्छाइयाँ ही नहीं, आपके आलोचक भी होने चाहिए। क्लियर? सफलता और श्रेष्ठता से परिपूर्ण जीवन की भी कभी का कामना नहीं करता। क्लियर? श्रेष्ठ जीवन हो, सफल जीवन हो। कवि की यह भी आकांक्षा नहीं है कि आज उसे जो सबका नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त है वह सदा से उसके साथ रहे। यानी कि अगर आज मुझे किसी चीज़ का नेतृत्व करने का मौका मिला है तो हमेशा मैं नेतृत्व करता ही मिलूं, मैं किसी के नेतृत्व में काम ही ना करूं। कभी ऐसा भी नहीं चाहता, अर्थात भविष्य में ना छिने। क्लियर? आज अगर आप नेतृत्व कर रहे हो तो कल आपका भी कोई नेतृत्व करता हो। क्लियर? ऐसी चाह होनी चाहिए। वस्तुतः कभी स्वयं को किसी भी ऐसी आदर्श स्थिति से वंचित रखना चाहता है जिसका सामान्यतः अधिकांश लोग कामना करते हैं, और वह स्वयं को, अपने जीवन को एक ऐसे सामान्य व्यक्ति के जीवन के रूप में जीने के लिए प्रस्तुत करना चाहता है जो परहित की चिंता से व्याकुल हो। वो एक साधारण जिंदगी जीना चाहता है, कभी एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है कि जो परहित की चिंता से व्याकुल हो, उसके दिल में मर्म हो, दर्द हो। सामने वाला अगर किसी पीड़ा में हो, किसी कष्ट में हो, तो उसका दिल भी आह कर हा उठे। क्लियर है? जो दूसरों के दुख को अपना समझकर उसे दूर करने की कोशिश करे, एक ऐसी सामान्य सी जिंदगी कवि जीना चाहता है। उसके मन में कभी घमंड ना आए, है ना। यश कीर्ति से उसका जो दिमाग है वो 7वें आसमान पे ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ ये जिंदगी चाहता है कि कोई व्यक्ति अगर कष्ट में है, दुख में है, तो उसकी मदद कर सकूं, है ना। जो अपने देश और समाज के हितों की पूर्ति करने में काम कर सके, है ना। जो समाज के हित में, अपने देश के हित में उससे जो बन पड़े वो कार्य कर सके, और ऐसा कार्य करने में वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करे। ऐसी सिंपल सी लाइफ जीना चाहता है जिसमें परहित के काम हो, है ना। दूसरों की चिंता हो, दूसरों का दर्द, दूसरों की पीड़ा, दूसरों की तकलीफ, है ना, देश के बारे में, समाज के बारे में। क्लियर हो गया? चलो भाई अगली पंक्ति पे चलते हैं। मैं प्रस्तुत हूं चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाता है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाता है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो प्रसंग संदर्भ पहले की तरह रहेगा, पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में कहेंगे प्रस्तुत पदांश में कवि कह रहा है कि जीवन की वास्तविक सार्थकता कष्टों, विघ्न, बाधाओं तथा विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने में है। अरे वो जीवन ही क्या जिस जीवन में संघर्ष ना हो। तो हमेशा कवि ऐसी कामना करता है कि उसके जीवन को वास्तविक सार्थकता कष्ट, विघ्न, वर्ताओं और विघ्न, बाधाओं तथा विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने में नहीं होती। असली जीवन तो कष्टों से लड़ते हुए जीने में है। असली जिंदगी तो दुखों को सहते हुए काट कर जो है ना आगे बढ़ने में है, कठिन रास्तों पर चलकर आगे बढ़ने में है। तो कवि कहता है, क्या कहता है कि मुझे अपने जनपद अर्थात अपने क्षेत्र की धूल बन जाना स्वीकार है, भले ही उस धूल का प्रत्येक कण मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोके और मेरे लिए पीड़ादायक बन जाए। इस प्रकार यहाँ कष्ट सहकर भी मातृभूमि की सेवा करने या उसके काम आ जाने की चाह व्यक्त की गई है। यानी कि अपना जो क्षेत्र है, अपना वो क्षेत्र है ना, उसकी धूल बनकर जीना स्वीकार है। लेकिन चाहे इसके लिए मुझे, चाहे ये बेशक मेरी
प्रगति में बाधा ही क्यों ना बने, क्लियर, मुझे मंजूर है। मेरे दायक, मेरे लिए अगर ये पीड़ादायक भी बन जाए तो यहाँ कष्ट सहकर भी मुझे मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिलेगा। भले ही मैं प्रगति ना कर सकूँ, आगे ना बढ़ सकूँ, इसका मुझे कोई मलाल नहीं, लेकिन कम से कम अपनी मातृभूमि के लिए मैं कुछ कर जाऊँ, सेवा करूँ, क्लियर है, अपने इस मातृभूमि के लिए काम आऊँ, बस यही चाह मैं रखता हूँ, क्लियर। और कभी क्या कह रहा है कि हम अपना कर्तव्य समझकर जिसका पालन पोषण करते हैं, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उस श्रम, त्याग और आत्मीयता का प्रतिफल केवल दुख, उदासी और अश्रु के रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात हमें कर्मों के परिणामों की चिंता छोड़ सदा कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, क्लियर है। हमेशा इस भाव के साथ कार्य करना चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया कार्य, सिंपल सी चीज़, इसके एवज में मुझे क्या मिले, ऐसी चाह छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म प्रधान बनना चाहिए, क्लियर है। बात सब कहते नहीं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। अगर आप कर्म कर रहे हो तो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन आपको फल जरूर मिलेगा। तो अपने हमेशा कर्तव्य पथ से नहीं भटकना चाहिए, जो आपका कार्य है वो करना चाहिए और इसका सुखद परिणाम मिलेगा आपको, क्लियर हो गया। हमेशा इसकी चिंता को छोड़कर कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, तथा परिणाम सकारात्मक ही होता है। कभी आगे कहता है कि प्रेम को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला मानने वाले लोग सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं और वे मानसिक रूप से विकृत होते हैं, थोड़ा सा मेंटली जो है मानसिक रूप जिसको बोलते हैं उससे थोड़ा सा विकृत होते हैं, किंतु वे लोग भी चेतना वाहिनी विहीन निर्जीव की भांति होते हैं, जिनके लिए प्रेम चेतना लुप्त करने वाली मदिरा है, क्योंकि ऐसे लोग प्रेम की वास्तविक अनुभूति से अनभिज्ञ रह जाते हैं, यानी कि उसकी वास्तविक अनुभूति नहीं कर पाते हैं, प्रेम की वास्तविक अनुभूति। और वास्तव में प्रेम तो मानवीय चेतना का संचार करने वाली संजीवनी बूटी के समान होता है। अगर आप मानव हैं, अगर आप मनुष्य हैं, तो आपके हृदय में प्रेम का वास होना चाहिए, है ना। इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, है ना। और कभी कह रहा है क्या, उसने अनेक बाधाएं और कठिनाइयों की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को समझ लिया है। जिंदगी की असली सच्चाई क्या है, कष्टों से लड़ो, दुख दर्द अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो वो जीवन किस काम का, वो जिंदगी किस काम की, है ना। तो हमेशा कष्टों से लड़ो और आगे बढ़ो, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। जब यह स्वयं आहुति बना तब उसे प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला का पवित्र कल्याणकारी रूप दिखाई दिया और विभिन्न कठिनाइयों और बाधाओं को पार करते ही वह आज विकास और प्रगति के शिखर पर पहुंचा है। यानी कि कठिनाई, कष्ट, दुख, दर्द सहते हुए भी जीवन के जिस मुकाम पर है तो बिना दुख, बिना दर्द, बिना कठिन मेहनत के नहीं है, क्लियर हो गया। तो जब आप कर्तव्य पथ पर चल रहे हो तो अपने कर्म पर ध्यान दो, आपका कर्म क्या है, क्लियर है। आप जब कर्म करोगे और उसे एक जिम्मेदारी समझकर करोगे तो फल तो आपको मिलना ही मिलना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं मैं बढ़ता हूं, मैं नव की चोटी चढ़ता हूं। मैं कहता हूं मैं बढ़ता हूं, मैं नव की चोटी चढ़ता हूं, कुछ ला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिद्धार बने, इस निर्मरण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार या दुर्निवार, ते मेरा यह नीरव प्यार बने। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में जीवन के कठिन संघर्षों से हार न मानकर उनसे उत्साहपूर्वक जूझने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। यानी कि हमें कष्टों से नहीं घबराना चाहिए। दुख दर्द आ जाए और हम जो कार्य कर रहे हैं वो बीच में ही छूट जाए तो फिर उस कार्य का कोई औचित्य नहीं बनता। मज़ा तो तब है जब कष्ट को सहते हुए धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। और जब आपको उस कार्य में सफलता मिल जाएगी तो अपने सारे दुख दर्द, सारी तकलीफ़ें, सारे कष्ट आप उस दिन भूल जाते हो, है ना। और आप सोच के देखिए कि अगर आप उन कष्टों को
अगर सहने नहीं सह पाते, उन दुख दर्द से अगर डर जाते, तो क्या आप वहाँ तक पहुँच पाते? नहीं ना। तो उन्हीं संघर्षों को लड़कर जीवन कितना, इस प्रेरणा में आगे कवि कह रहा है कि कवि धूल से प्रेरणा लेते हुए कहता है ना। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी रूप में हो। तो धूल से प्रेरित हो रहे कवि क्या कह रहे हैं? धूल से प्रेरणा लेकर कि जिस प्रकार धूल लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, जिस प्रकार धूल, हम जब चलते हैं तो क्या होता है भाई, हमारे पैरों तले धूल रौंदी जाती है, नहीं जो रौंदी, फिर भी वो हार नहीं मानती है और उल्टे आंधी का रूप धारण कर रौंदने वाले को भी पीड़ा पहुंचाने लगती है। देखो, यहाँ से आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये पंक्तियाँ मेरे जीवन में, है ना, बड़ा महत्व रखती हैं और आपको भी इससे सीखना चाहिए। जो धूल के कण होते हैं ना, हमारे पैरों तले रौंदे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होते। क्लियर हो गया? धूल लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है और फिर भी वो हार नहीं मानती है। और क्या होता है एक दिन, है ना, साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में क्या होता है, एक विकराल रूप लेके एक आंधी, कितनी आंधी आ गई, तूफान आ गया, वही तो धूल के कण होते हैं, है ना। इतना शक्तिशाली रूप लेकर आती है, जिसने उसे पैरों के तले रौंदा है ना, वो उसी को कष्ट देती है, उसी को पीड़ा पहुंचाती है। क्लियर हो गया? उसी प्रकार मैं भी जीवन के संघर्षों से पछाड़ खाकर कभी हार नहीं मानता। कष्ट है मेरे जीवन में, संघर्ष है मेरे जीवन में, मैं संघर्ष से लड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ कहने का भाव है कि मुश्किलों का सामना करके ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। और कवि की चाह है, क्या है? उसका संघर्षपूर्ण जीवन चुनौती देने की पुकार बन जाए। जीवन में मिली असफलता उसके लिए तलवार की धार बनकर सफलता की राह को निष्कंटक बना दे और जीवन रूपी कठिन संग्राम में रह रहकर रुक जाना ही उसका प्रहर बन जाए। और इस प्रकार यहाँ कवि जीवन की बाधाओं और असफलताओं को ही अपनी शक्ति बनाकर और उनसे प्रेरणा लेकर सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्पित दिखाई दे रहा है। यानी कि सफल होने के लिए ऐसा कोई किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठाकर देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में कभी असफल नहीं हुए। सफलता की शुरुआत ही असफलता से होती है ना। आज जीवन में असफलता है, कल आप इन संघर्षों से आगे बढ़कर डटकर मुकाबला कर आप सफल हो जाओ। अंततः कवि ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ कहता है कि मैं अपनी हार, असफलता सहित अपना सारा संसार ही तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे द्वारा तुम्हें आहुति रूप में समर्पित की गई सारी वस्तुएं अग्नि बनकर मेरे जीवन रूपी यज्ञ को पूर्ण करने में सहायक बन जाए। साथ ही साथ मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार की तरह ही अति प्रभावशाली होकर परम विस्तार को प्राप्त कर ले। क्लियर? तो इस तरीके से पहला पार्ट हमारा समाप्त होता है। दूसरा, हिरोशिमा। अब बात करते हैं इस कविता की, शानदार कविता, एक बेहतरीन कविता हिरोशिमा। इसकी करेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। तो पहले कविता पढ़ लेते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला। सूरज तो हमेशा निकलता है, कौन सी नई बात है। अब ये उस दिन की बात है कि एक दिन सहसा सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी। नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, इस बार फटी मिट्टी से। भाई, सूरज तो हमेशा पूरब से निकलता है, आसमान से में क्षितिज में देखा जाता है। क्लियर है? धूप भी अंतरिक्ष से बरसती है, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा रचित हिरोशिमा नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में क्या कहेंगे भाई? हिरोशिमा के उस काले दिन का वर्णन किया गया है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराया था। क्लियर है? जापान का एक शहर हिरोशिमा और नागासाकी, और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने इसको अपना शिकार बनाया, जहां निहत्ते निर्जीव, है ना, ऐसे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, जिनकी कोई गलती नहीं है, आम नागरिक जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं, और उनको जो है काल के गर्त में समा गया। इतनी विभत्स, कहते नहीं, मानवीय इतिहास में इससे पहले इतना विभत्स घटनाक्रम आज देखने को नहीं मिला था। लोग भाप की तरह उड़ गए थे बन के। बताइए, इतना भीषण ये बम विस्फोट था
जहाँ पहली बार एटम बम का इस्तेमाल किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो कवि कहना चाहता है कि एक दिन सूर्य अचानक निकल आया, पर वो आकाश में नहीं था, बल्कि हिरोशिमा नगर के एक चौक पे निकला था। बम जब पड़ा था नहर शहर के बीचों बीच, तो ये जो आग का गोला है, तो इस बम को किसका, सूरज का प्रतीक बना के बोला गया है कि भैया सूरज तो निकला लेकिन आकाश में नहीं, बल्कि हिरोशिमा नगर के एक चौक पे निकला। भाई जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश से धूप की वर्षा होने लगती है, जब सूरज निकलता है तो अपने साथ धूप लेकर आता है। क्लियर है? सूरज क्या करता है? व्यक्ति संसार को उजियारा देता है, हमारा भरण पोषण करता है, करता नहीं करता है ना? तो धूप की वर्षा होने लगती है, अर्थात धूप चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार उस दिन, जिस दिन ये एटम बम गिराया गया था, जिस दिन ये बम गिरा था, भाई उस दिन वहाँ की फटी हुई मिट्टी धूप बरसा रही थी, आग उगल रही थी, है ना? जल के मार तप रहे थे हम लोग, असहनीय दर्द हो रहा था, है ना? जो हमसे ये पीड़ा जो है, कष्ट, धूप तो हमने सह लेते थे, लेकिन ये सहा नहीं जा रहा था, है ना? वस्तुतः यहाँ कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का उल्लेख किया है। नगर के जिस स्थान पर बम गिराया गया था, वहाँ की भूमि बड़े से गड्ढे में परिवर्तित हो गई थी। जब कोई चीज़ स्पीड से किसी धरती के अंदर जब गिरेगी धरती पर, तो क्या एक विकराल गड्ढा हो जाएगा ना? बम वगैरह अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से वहाँ पर जब कहीं गिराया जाता है तो इसी प्रकार का गड्ढा होता है। तो वो गड्ढे में परिवर्तित हो गई थी, और जिसे कविता में फटी मिट्टी कहा गया है। कविता में क्या कहा गया है? फटी मिट्टी कहा गया है। बम विस्फोट के दुष्परिणाम स्वरूप उस स्थान से काफ़ी अधिक मात्रा में विषैली गैसें निकली। जैसे ही वो बम गिरा, उस बम से क्या हो गया, छिटक छिटक के चारों तरफ दिशाहीन होकर उसमें से क्या, विषैली गैसें निकली। विषैली गैसें निकलने के बाद उन गैसों के साथ निकले ताप से, यानी कि उसकी जो तपिश है, गर्मी से समस्त प्रकृति झुलस रही थी, और विस्फोट के दौरान निकली विकिरणें मानव के अस्तित्व को मिटा रही थी। ये इस प्रकार था कि भाई पूरी मानव जाति जो है ना, मनुष्य क्या स्त्री, क्या पुरुष, ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसी स्त्रियां जो जिनके गर्भ में पल रहे नवजात शिशु, जिन्होंने अभी तक संसार में जन्म नहीं लिया, और ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या गलती थी उनकी? प्रस्तुत पद्यांश में इन्हीं सब बातों का प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है। अगली पंक्तियां लेते हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, और सब ओर पड़ी वह सूरज की, सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के, पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का यह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। तो प्रसंग में क्या करेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का भीषण चित्र प्रस्तुत किया गया है। क्या कहा गया है इन पंक्तियों में? क्या कहा गया है? छायाएं मानव जन की दिशाहीन। भाई हिरोशिमा पर किए गए परमाणु विस्फोट का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार आकाश में सूरज के उदित होने पर पूरी धरती पर मानव की छाया बनने लगती है। क्लियर है? जब सूरज उगता है तो क्या, छाया मतलब परछाई, इधर से सूरज निकला है तो हमारी परछाई इस तरफ आपको दिखाई देगी। क्लियर हो गया? अलग मानव की जो छाया बनने लगती है, उसी प्रकार उस दिन भी हर तरफ मानवों की छवियों से पूरा वातावरण पटा हुआ था। चारों तरफ इंसानी छवियां जो हैं दिखाई दे रही थी, और वे छवियां दिशाहीन होकर यूं ही धरती पर चारों ओर बिखरी पड़ी थी, यानी कि लाशों के अंबार लगे हुए थे। जिसको जहां जगह मिल रही थी उसी तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग जा रहा था, है ना? लाशों के चीथड़े उड़े हुए थे, कोई दीवार पर चिपका था, कोई बिल्डिंग पर चिपका था, कोई चट्टान पर, कोई लाश के रूप में जमीन पर गिरा हुआ था, कोई भाप बन के उड़ गया था। ऐसे बीभत्स घटना घटित हुई, और भाई उस दिन का सूर्य प्रतिदिन की तरह पूरब दिशा में नहीं निकला था। उस दिन जो सूरज निकला था वो सूरज पूरब में नहीं निकला था, वो वरन उसका जो उदय अचानक ही हिरोशिमा के मध्य स्थित भूमि से हुआ था, यानी कि चौक के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच से वो सूरज निकला था।
भाई सूर्य को देख ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था क्या कि जैसे काल अर्थात मृत्यु रूपी सूर्य रथ पर सवार होकर उदित हुआ हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो काल है ना, यानी कि मृत्यु रूपी सूर्य का जो रथ है वो स्वयं रथ पर सवार होकर उसके पहियों के डंडे टूट टूट कर इधर उधर दसों दिशाओं में जा बिखर रहे थे। जो किरणें निकल रही थी ना, जो गैसें निकल रही थी, जिधर भी जा रही थी उधर ही मौत का सन्नाटा पसर रहा था। चीत्कार पुकार मची हुई थी। परमाणु विस्फोट के रूप में सूर्य के उदित होने और उसके अस्त होने के वे दृश्य यहाँ छड़ित थे, अर्थात वे प्राकृतिक सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह धीरे धीरे निश्चित समय अनुसार आगे बढ़ने की प्रक्रिया के बंधन में बंधे नहीं थे। सूर्य क्या होता है, धीरे धीरे निकलता है। सूर्योदय होता है धीरे धीरे तो होता है, और सूर्यास्त भी धीरे धीरे होता है। ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। अचानक सूर्य प्रकट हुआ, अचानक सूर्य प्रकट हुआ। क्लियर हो गया? तो भैया ये जो नेचुरल प्रक्रिया है भैया, ये बंधन में बंधी नहीं थी उस दिन, और न ही उन दोनों दृश्यों के मध्य दिन भर का फासला ही था। दोनों दृश्यों के बीच में पूरे दिन का फासला होता है, ना तो वो फासला था। यहाँ परमाणु विस्फोट के संदर्भ में सूर्य के उदित होने का अर्थ है विस्फोट के दौरान अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ताप का निकलना। जब विस्फोट हुआ था तो भाई आंखें चौंधिया गई थी, इतना प्रकाश ही प्रकाश था, ताप ही ताप था, चल रहा था सब कुछ। सूर्य के अस्त होने का अर्थ है विस्फोट के बाद अत्यधिक मात्रा में निकले धुएं के कारण वातावरण में उत्पन्न अंधेरा, चारों तरफ धुआं धुआं, चारों तरफ अंधेरा। कवि कहता है कि एक साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास दिलाने वाला मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न दोपहर का वह ज्वलंत भड़ अपने ताप से वहां के दृश्यों को भी सोख लेने वाला था। अर्थात परमाणु विस्फोट रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, मानव ही सब भाप हो गए, भाप बनकर लोग उड़ गए। क्लियर? छायाएं तो अभी लिखी हैं। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी मतलब गवाही दे रहे हैं। अगर आप जाओगे ना शहर के अंदर, तो आज उस विभत्स हत्याकांड, वो जघन्य जो घटनाक्रम उस वक्त हुआ था, उसके आपको आज भी उसकी स्मृतियां, आपको चिन्ह जो हैं वो गवाही के रूप में आप पत्थरों पे, सड़कों पे आज वो चिन्ह आपको वहाँ पर आज भी मौजूद मिलेंगे, है ना। तो साखी मतलब वो चित्र, वो सड़कें, वो पत्थर, वो बिल्डिंग आज भी उस हत्याकांड का जो है ना क्या है, गवाही दे रहे हैं। तो पद्यांश में तृतीय विश्व युद्ध के भीषण तबाही का उल्लेख किया गया, जिसका कारण था अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु गिराना। क्लियर? तो कवि कहता है कि भैया हिरोशिमा पर किए गए परमाणु विस्फोट के दुष्परिणाम स्वरूप उत्सर्जित विकिरणों और ताप ने मानवों को जलाकर वाष्प में बदल दिया, मानवों को जलाकर भाप में बदल दिया। किंतु उनकी छायाएं लंबी हो होकर भी समाप्त नहीं हो पाईं। विकिरणों से झुलसे हुए वहाँ के पत्थरों तथा क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दरारों पर मानवीय छायाएं आज भी विद्यमान हैं। आज भी वहाँ की सड़कों में दरारें आपको देखने को मिल जाएंगी, बिल्डिंगों पर, चट्टानों पर, है ना। आज भी वो दृश्य आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भविष्य में इतनी बड़ी घटना यहाँ घटित हुई है, और मौन होकर उस भीषण त्रासदी की कहानी बयां कर रही हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। कभी आकाशीय सूर्य से मानव निर्मित इस सूर्य की तुलना करता हुआ कहता है कि आकाश का सूर्य हमारे लिए वरदान स्वरूप है। आकाश का जो सूरज है वो हमें जीवन देता है, वरदान का स्वरूप है। उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है, हमारी शुरुआत ही उससे होती है, हमारी दिनचर्या उससे होती है, हमारा जीवन का सरोकार उससे जुड़ा हुआ है, उससे हमें जीवन मिलता है। परंतु मनुष्य रचित यह सूर्य अर्थात परमाणु बम अति विध्वंसक है। लेकिन जो मानव निर्मित सूरज है, जो मानव निर्मित एटम बम है,
मानव नृत्य बनाए गए जो परमाणु बंध है ये बहुत ही विध्वंसकारी है, बहुत ही विध्वंसकारी है, क्योंकि इसने अपनी विकिरणों से यानी कि किरणों से मानव को वाष्प में परिवर्तित कर दिया है। यानी कि इतनी ऊर्जा है इसके अंदर कि भाई मनुष्य जो है गल रहा है, मनुष्य की हड्डियां तक गल रही हैं, उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी है इसने। और पत्थर पर विद्यमान मानव की छाया इस सच का जीता जागता सबूत है, जीता जागता सबूत है। ये चट्टानें, ये दरारें, ये बिल्डिंगों पर पड़ी हुई ये जो छाया है, आगमास के लूथड़े जाके चिपक गए, ये सब कुछ बयां करता है, जीता जागता उदाहरण इसका सबूत है कि कितना मनुष्य कितना निर्दयी हो गया है। मनुष्य के नाम मन में दया नाम की कोई चीज़ नहीं। हम लोग आदि मानव के समय में जब हम लोग जंगलों में रहा करते थे, पशुओं के साथ रहते थे, पशुओं जैसा आचरण करते थे। धीरे धीरे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हम आगे की तरफ गए और हमको लगा कि हम पशुओं से अलग हैं। लेकिन ये कृत्य किसी पशुत्व की निशानी से कम नहीं। इससे पता चलता है कि वो पशुत्व के तत्व आज भी हमारे अंदर विद्यमान हैं, मरे नहीं हैं। क्लियर है? इस प्रकार यहाँ मानव को ही मानव के विध्वंस का कारण देख कवि अत्यंत मर्माहित है, यानी कि अत्यंत उसके मन में पीड़ा हो रही है, दुख दर्द से व्यथित है। इसी के साथ इन प्रश्नों की समाप्ति होती है। तो कवि का जीवन परिचय जरूर आएगा और संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए जरूर आएगा। इस पार्ट से जरूर आएगा, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो, और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउट नट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।